ये भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है समानता के प्रकार। मित्रों, हमने समानता की अवधारणा को पढ़ा था कल, जिसमें समानता का अर्थ और परिभाषाओं को हमने समझा था। आज हम समानता के प्रकार समझेंगे। समानता की जो अवधारणा है, जिसमें ये माना जाता है कि विशेषाधिकारों का अंत हो जाए और सभी को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्राप्त हो, ये समानता का अर्थ होगा। तो समानता जिस प्रकार से इसके नाम से स्पष्ट है, समान होने चाहिए, लेकिन प्रकृति के द्वारा सबको समान नहीं बनाया गया है, तो इसलिए इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि विशेषाधिकारों का अंत हो और व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए सभी को, तो इस प्रकार से समानता हो जाएगी। समानता के प्रकार, कई प्रकार की समानता है, जिसमें नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। कुल 5 प्रकार की समानता। पहले हम चर्चा करेंगे नागरिक समानता की, सिविल इक्वालिटी। नागरिक समानता से हमारा तात्पर्य सभी को नागरिकता के अवसर प्राप्त होने से होता है। नागरिक समानता से हमारा तात्पर्य क्या है? सभी को नागरिकता के अवसर प्राप्त होना। यदि सब नागरिकों को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो, तो हम ऐसी स्थिति को नागरिक समानता की स्थिति कह सकते हैं। यानी जो भी नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, वो सभी नागरिकों को यदि दे दी जाए, उन सभी को उनका उपयोग करने का अवसर हो, तो ये नागरिक समानता कही जा सकती है। नागरिक समानता की अवस्था में व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कानून की दृष्टि से यदि धन, पद, वर्ग अथवा धर्म के आधार पर भेद होने लग जाएंगे, तो उससे क्या है? नागरिक समानता इसी प्रकार की नागरिक समानता में कानूनी समानता भी सम्मिलित है। सब लोग कानून के समक्ष समान हो, सब लोगों को राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों की स्वतंत्रताओं का उपभोग करने का समान अवसर हो, तो यही नागरिक समानता का सार है। दूसरा है राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को शासन के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो, जिसमें वोट देना यानी मतदान करना, पद के लिए प्रत्याशी होना, उम्मीदवार होना तथा सरकारी पद प्राप्त करना आदि ऐसे राजनीतिक अधिकार हैं जिनके मिलने के अवसर की समानता ही राजनीतिक समानता कही जा सकती है। यदि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी को इससे वंचित किया जाए, तो ये राजनीतिक समानता नहीं होगी, ये असमानता होगी। भारतीय गणराज्य में राजनीतिक समानता का अधिकार माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को बिना किसी भेदभाव के जो निर्धारित उम्र वाले स्त्री पुरुष हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सभी को मतदान का अधिकार है, प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनने का अधिकार है, और पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से सरकारी पद पाने का भी अधिकार है। तो ये हमारे यहाँ राजनीतिक समानता है। तीसरा प्रकार आता है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता से आशय है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, अर्थात जन्म के समय सब बराबर होते हैं, उनमें बराबर शारीरिक शक्ति और बुद्धि रहती है। उनमें जो अंतर दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता है। समाज में दिखाई पड़ने वाली अधिकतम विषमताएं मनुष्य निर्मित ही है। तो समाज में अधिकांश विषमताएं मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है, फिर भी प्राकृतिक समानता का सिद्धांत अस्वीकार्य है।
ये सिद्ध करना बड़ा कठिन है कि प्रकृति ने बुद्धि, प्रतिभा यानी उद्यम, मेहनत और सामर्थ्य में सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ऐसा नहीं है, किसी में सामर्थ्य ज़्यादा है, किसी में बुद्धि ज़्यादा है। तो प्रकृति के द्वारा भी सबको समान नहीं बनाया गया है। फिर भी प्राकृतिक समानता के विचार को यदि हम देखें तो इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि हम अधिक से अधिक क्या करें, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान समझा जाना चाहिए और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अन्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये प्राकृतिक समानता होगी। सभी मनुष्यों को समान समझना, चाहे वो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चाहे कम इंटेलिजेंट हो, सबको समान समझना कि सब मनुष्य हैं। चौथा प्रकार आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से अभिप्राय है कि सामाजिक दृष्टि से सब व्यक्ति समान होने चाहिए। समाज में अलग अलग वंश होते हैं, जाति होती है, संप्रदाय होते हैं, लिंग के आधार पे भी जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, तो इनमें इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समाज में वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में जाति व्यवस्था जो है ऊंच नीच के आधार पर खड़ी हुई है, और जिन देशों में जाति प्रथा नहीं है वहाँ भी क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत ही कुलीन वंश का माना जाता है और किसी को साधारण वंश का माना जाता है। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी खानदान में पैदा हो, चाहे किसी जाति, वंश, संप्रदाय और लिंग मतलब स्त्री पुरुष कोई भी हो, सामाजिक समानता होनी चाहिए, सब व्यक्ति समान है। फिर आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण समानता है क्योंकि वह अन्य प्रकार की समानताओं का आधार है। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो उससे क्या होगा, राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता कोई महत्व नहीं रखती। आर्थिक समानता क्या है, इस संबंध में कई विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संपत्ति का समान वितरण आर्थिक समानता है, संपत्ति सबके पास समान हो, सब संपत्ति का वितरण समान हो। कुछ कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आर्थिक समानता है। तो मित्रों, आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी मनुष्यों के बीच पूर्ण आर्थिक समानता स्थापित कर दी जाए, यानी सबके पास एक बराबर पैसे हो, ऐसा नहीं है। देश की कुल पूंजी में जनसंख्या का भाग देने से जो भोजन फल आए उतना धन प्रत्येक नागरिक को देने से आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि धन सबको दे दिया जाएगा तब भी कोई अपनी बुद्धि से, मेहनत से, अपनी बचत से, अपने आचरण से उस धन को अधिक बढ़ा लेगा, उसका निवेश करके। और कोई हो सकता है कि उसको ड्रिंक में या किसी और जुए में, सट्टे में, किसी में उड़ा दे। तो लखपति जो है जीरो पर भी आ सकता है और जीरो वाला शुरुआत करके लखपति भी बन सकता है अपनी प्रतिभा और मेहनत से। तो इसका अर्थ ये नहीं हो, आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं कि सबके पास बराबर संपत्ति है, बराबर धन है, सबके पास बराबर पैसा है, नहीं। आर्थिक समानता का अर्थ जो है ये भी नहीं है कि धनी और निर्धन का अंतर समाप्त करने के लिए सबको बराबर संपत्ति बांट दी जाए, पैसे वालों से संपत्ति लेकर के बांट दी जाए, ये भी नहीं है। आर्थिक समानता का सही अर्थ ये है कि हर मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं जिसमें भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, और आजकल शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। तो जब तक सबकी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तब तक किसी को भी जो है मौज मस्ती करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मित्रों क्या होता है, धनवान की संपत्ति पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और गरीब से क्या है कोई टैक्स न लेकर के उल्टे उसको रियायत दी जाती है, उसको रियायती दर पर सुविधाएं दी जाती है, राशन और इस तरह की, ताकि वो क्या है थोड़ा ऊपर उठ सके और जो ऊपर उठा वो थोड़ा नीचे आ जाए और एक तरह से समानता की स्थिति आ सके या सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। सब मनुष्यों के पास आवश्यकता अनुसार संपत्ति हो, जरूरत के अनुसार संपत्ति हो, और कोई संपत्ति के स्वामित्व की दृष्टि से ऐसी स्थिति में न हो कि दूसरे का शोषण कर सके। पैसे वाला किसी से मजदूरी कराए, गरीब से मजदूरी कराए और काम करा करके पैसे भी नहीं दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संपत्ति तथा धन का उचित वितरण हो जिससे क्या है उसके अभाव के कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधा न पड़े। कुछ व्यक्तियों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठी नहीं हो जानी चाहिए कि उसके कारण वे अन्य व्यक्तियों का
शोषण करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक आय का अंतर जो है योग्यता, कार्यक्षमता, परिश्रम की भिन्नता के अतिरिक्त और कुछ न होना चाहिए। ऐसा तो हो सकता है कि कोई अपनी योग्यता से, कार्यक्षमता और परिश्रम से अपने पैसे को बहुत अधिक बढ़ा लेता है ना, प्रोग्रेस कर लेता है, और कोई क्या करे, अपनी फिजूल खर्ची, अपने आलसीपन, निकम्मेपन और अपनी मूर्खता से हो सकता है जो संपत्ति उसको मिले वो भी उसको नष्ट कर दे। तो ऐसा हो सकता है। तो आर्थिक समानता की स्थिति हम कहेंगे कि जिसमें प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो और किसी के पास इतना ज़्यादा धन नहीं हो कि वो दूसरों का शोषण करने लग जाए। उसके धन पे टैक्स लगाया जाए और जो गरीब है उनको थोड़ी रियायत दी जाए। तो इस तरह से एक साम्य स्थिति आ सकती है। तो ये समानता के प्रकार: नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ये समानता के प्रकार थे। अब मित्रों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं समानता और स्वतंत्रता का संबंध क्या है। द रिलेशनशिप ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मित्रों, स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में दो मत प्रचलित हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे पहला मत कहता है स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, और दूसरा मत कहता है कि नहीं, विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ जैसे पेन और स्याही। स्याही के बिना पेन लिख नहीं सकता और पेन के बिना स्याही भी कैसे लिखेगी। तो ये एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। तो इस तरह से दो मत हैं स्वतंत्रता और समानता के संबंध के बारे में। पहले हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचारकों में लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, क्रोचे तथा मैकाइवर प्रमुख हैं। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण सब व्यक्ति समानता चाहते हैं, उनकी इच्छा के कारण, अभिलाषा यानी इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। डी टॉकविले के विचार से समानता और स्वतंत्रता न केवल भिन्न मार्ग है अपितु परस्पर विरोधी विचार है, एक दूसरे के विपरीत विचार है। एक्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वतंत्रता समानता की विरोधी है क्योंकि कुछ व्यक्तियों में मानसिक शक्ति अधिक और कुछ में कम होती है। यदि काम करने की स्वतंत्रता हो तो बुद्धिमान व्यक्ति अवसरों का लाभ उठा लेंगे और साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उन्नति कर लेंगे। तो मित्रों, प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है, ये हम सभी मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ताकतवर होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कुछ तेज बुद्धि वाले होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि होते हैं। तो अपनी प्राकृतिक असमानता को लिए हुए अपना अपना व्यक्ति विकास करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है, कोई धनी हो जाता है और कोई निर्धन रह जाता है। तो इस तरह से समाज में असमानता तो व्यापक रूप से फैली जाती है। इस प्रकार यदि मनुष्यों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो निश्चित है कि कुछ आगे बढ़ जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, जिसका परिणाम क्या होगा? असमानता होगी। इस प्रकार समानता नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन सब विचारकों ने ये कहा है कि स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी हैं। तो ये मत है लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, क्रोचे और मैकाइवर का कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये, क्या स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं? तो जीन जैकस रूसो और टोनी, ये जो दो विचारक हैं, ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं। पूरक जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा हो, ये वैसे पूरक वाली बात है। टोनी का कहना है कि समानता की एक प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी नहीं वरन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह रूसो ने लिखा है कि स्वतंत्रता समानता के बिना रह नहीं सकती, स्वतंत्रता समानता के बिना रह नहीं सकती। कैसे?
वस्तुतः क्या है, समानता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता क्या करेगी, स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। और स्वतंत्रता के अभाव में समानता शुष्क एकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती। कैसे? स्वतंत्रता और समानता दोनों का एक ही लक्ष्य है और वो है मानव के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। स्वतंत्रता और समानता दोनों का क्या लक्ष्य है? मानव के व्यक्तित्व का विकास करना। अब सिर्फ स्वतंत्रता हो अथवा मात्र समानता हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि दोनों का ही प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। यानी सिर्फ एक से विकास नहीं होगा। सिर्फ स्वतंत्रता हो और समानता नहीं हो तब भी पूरी तरह व्यक्तित्व विकास नहीं होगा, और इसी तरह सिर्फ समानता हो और स्वतंत्रता नहीं हो तब भी व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा। यदि स्वतंत्रता को इसकी उपयुक्त स्थिति माना जाए तो भी ये स्वीकार करना होगा कि इस स्थिति के लिए उपयुक्त साधनों की उपस्थिति समानता के सिद्धांत में ही संभव है। तो स्वतंत्रता का स्थायित्व समानता पर निर्भर करता है, परंतु फिर भी स्वतंत्रता समानता से उच्च है। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त है। हाँ, साथ में समानता भी हो तो उससे क्या है, स्वतंत्रता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसान हो जाएगा। तो हम स्वतंत्रता समानता का संबंध निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला बिंदु, यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी, यानी सबको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, किसी वर्ग विशेष को होगा, किसी जाति विशेष को होगा, किसी धर्म विशेष के लोगों को होगा, या अमीरों को ही होगा या सिर्फ गरीबों को ही होगा, कहने का तात्पर्य सिर्फ स्त्रियों को होगा या सिर्फ पुरुषों को होगा। यानी यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी और नागरिकों के एक बहुत बड़े भाग को शासन में किसी प्रकार का हिस्सा या भागीदारी नहीं मिलेगी। दूसरा है, यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित है उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। सभी नागरिकों को समान नहीं समझा जाएगा तो फिर जो अयोग्य नागरिक हैं तो वो क्या है, उनकी स्वतंत्रता भी उनको उपलब्ध नहीं होगी। और तीसरा है, यदि सामाजिक समानता नहीं होगी, समाज में सबको समान नहीं समझा जाएगा, कानून का समान संरक्षण नहीं होगा तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। यानी स्वतंत्रता का उपयोग कुछ ही लोग कर पाएंगे, जो ताकतवर होंगे, साधन संपन्न होंगे, वो इसका उपयोग कर पाएंगे। और इसी तरह से आर्थिक समानता के अभाव में पूंजीपतियों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा और शेष समाज स्वतंत्रता के आनंद से वंचित हो जाएगा। मान लीजिए आर्थिक समानता नहीं हो, यानी बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब, इनके बीच में अंतर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, आर्थिक समानता यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यदि सभी की नहीं होगी तो जिनके पास पैसा है, पूंजीपति हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे और बाकी लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए भी तरस जाएंगे। तो इस तरह से पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रीकरण हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए फिर स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक या नागरिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक पेट भरा हुआ नहीं होगा तो व्यक्ति वोट की बात भी नहीं पसंद करेगा। तो ये था स्वतंत्रता और समानता का संबंध, और उससे पहले हमने समानता के प्रकार भी पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।